हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश। पिछले दिनों मैराथन वीडियो आया था और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी उसके बाद चला गया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। शार्प लर्निंग ऐप पर भी रखा हुआ है और यूट्यूब पे भी है। और उसके ज़रिए एक तरह से 6 महीने का ना पूरा मतलब एक रिवाइज हो जाएगा। करीब लगभग 7 घंटे का वो वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और ढेर सारे टॉपिक्स हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने, ये सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस देश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा दिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। आंसर होगा बांग्लादेश। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनको जो बांग्लादेश में उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, वो विदेश मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया था। लेकिन ये कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो ये आखिर है क्या, ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी? ये इसको हिंदी में कहेंगे वरीयता अनुक्रम, मतलब सीनियरिटी का एक लिस्ट है। तो दरअसल भारत सरकार का एक या अन्य सरकारों का भी आधिकारिक प्रोटोकॉल होता है जो तय करता है कि सरकारी और जो डिप्लोमेटिक स्तर पर किसी व्यक्ति के पद का क्या स्थान होगा। जैसे होता है ना, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, उसका उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर बाकी पद आते हैं। देखिए, एक तो ये दर्जा केवल आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए है, राजकीय जो समारोह है, मीटिंग्स है, उन सब में है, कूटनीतिक आवभगत है उसके लिए है। ये सम्मान विशेष तौर पर केवल दिनेश त्रिवेदी को उनके कार्यकाल के दिया गया है, यानी जब तक वो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में भारत के। कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरह उनको नीतिगत फैसले लेने या फिर केंद्रीय कैबिनेट में भाग लेने, मीटिंग में या वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुख्य पॉइंट पे आते हैं कि आखिर क्यों इनको ये पद दिया गया है या ये दर्जा क्यों दिया गया है। तो यहाँ देखिए कि पिछले कुछ वक्त में ना बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंधों में खटास आ गई थी। पहले शेख हसीना थी, उस समय बहुत बेहतरीन संबंध थे भारत और बांग्लादेश के। जब शेख हसीना की सरकार गिरी अगस्त 2024 में, उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस आए थे, उसके बाद से बहुत तकरार होती रही। दोनों देशों के बीच में विश्वास की कमी आई और फिर नई सरकार भी वहां पर बन चुकी है। अब थोड़े संबंध कुछ ठीक से हो रहे हैं। तो उन संबंधों को और बेहतर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। एक राजनेता की नियुक्ति वहां पर की गई। आमतौर पर जो हाई कमिश्नर होते हैं वो भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस अधिकारी होते हैं। लेकिन भारत सरकार ने पूर्व केंद्रीय रेल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उनको नियुक्त किया है। सीनियर मतलब राजनीतिज्ञ हैं वो। तो उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। एक तरह से संदेश दिया गया है कि भारत बांग्लादेश के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है, संबंध है उस पर। और इससे क्या होगा, वहाँ का जो मंत्री स्तरीय मीटिंग है या प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, राष्ट्रपति के साथ मीटिंग है, उसमें इनको हाई लेवल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, सीधे वहाँ बातचीत के लिए पहुँच मिल सकती है, ये सब चीज़ें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अल्डाब्रा जॉइंट कछुओं को देखा, जो दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय पशु है। आंसर होगा सेशल्स। ठीक है, सेशल्स। सेशल्स को मैप में देखेंगे एक दो क्वेश्चन के बाद। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 28 जून को सेशल्स की यात्रा पर गए थे, राजकीय यात्रा पर। उसी दौरान वो वहाँ के जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वहाँ भी गए थे। और ये उद्यान कहाँ पर है? अल्डाब्रा एटोल नाम के द्वीप पर। मैप के जरिए भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अल्डाब्रा एटोल नाम का द्वीप है। ठीक है, और ये जो द्वीप है ना, वो वहाँ पर आपको बताऊं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। दुनिया के सबसे बड़े प्रवाल द्वीपों में से एक है। इंसानी दखल से दूर रहता है, इसलिए कछुओं के लिए सुरक्षित स्वर्ग है। ठीक है, तो सेशल्स जो है ना हिंद महासागर क्षेत्र में है और वहीं पर एक द्वीप है अल्डाब्रा एटोल। ये भी सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे वहां पर। तो उसी दौरान ही ये हुआ। अच्छा, एक मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं। कई सारे न्यूज़पेपर ने ना अल्डाब्रा जॉइंट कछुओं की जगह नाम लिख दिया है जोनाथन टोटोइस, जो गलत है एक्चुअल में, यहाँ तथ्यों पर आधारित कहें तो। जोनाथन टटोइस जो ना सेशल्स में नहीं है, बल्कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित एक दूर का ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। सेंट हेलेना द्वीप है।
यूनाइटेड किंगडम का ही विदेशी क्षेत्र है, तो वहाँ पर रहता है। हालांकि उसको सेशल्स से ही ले जाया गया था और उसकी उम्र 194 वर्ष बताई जाती है। दुनिया का सबसे पुराना जीवित प्राणी के तौर पर उसको देखा जाता है, तो वह है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रोफेसर नरेंद्र मोदी ने अल्डाब्रा ज्वाइंट कछुओं से मतलब उनको देखा, उनसे मुलाकात की। ये मुख्य तौर पर वहीं पर पाए जाते हैं, अल्डाब्रा एटोल द्वीप समूह पर ही पाए जाते हैं। मैंने बताया आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और इनका जो वजन है ना 250 से 350 किलोग्राम तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी के साथ भारतीय नौसेना के 2 जहाजों ने भी हिस्सा लिया वहां पर? आंसर क्या होगा? सेशल्स। तो भारतीय सशस्त्र बल यानी इंडियन जो फोर्सेज है वो, ठीक है, तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हो जाती है। तो उसके टुकड़ी ने वहाँ परेड में हिस्सा लिया और असम राइफल रेजिमेंट गया था भारतीय सेना की ओर से। नेवी की ओर से जो युद्धपोत है ना, स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश और आईएनएस इच्छक, उसने पार्टिसिपेट किया इसमें और प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे, यानी विशिष्ट अतिथि के तौर पर थे। और एक और बात बताऊं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब भारतीय जो सैन्य बल है उसने विदेशी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया हो। इससे पहले 2023 में फ्रांस में जो बेस्टिल डे परेड था उसमें भी इंडियन आर्म फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। 2021 में बांग्लादेश में जो विजय दिवस परेड था उसमें पार्टिसिपेट किया था। 2015 और 2020 में जो रूस में आयोजित किया गया था विजय दिवस परेड, उसमें भी देश का प्रतिनिधित्व किया था भारतीय मतलब जो सशस्त्र बल हैं उन सब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मतलब ये अवार्ड जो है ना बनाया गया और दिया गया। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये विदेशी राष्ट्र से प्राप्त उनका 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। 28 जून को उनको दिया गया। क्यों दिया गया? महासागर प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, इन सब में क्षेत्रों में जो इनके नेतृत्व में काम हुए हैं उसकी वजह से। किसने दिया अवार्ड? तो फोटोग्राफ में देख भी रहे हैं, ये सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं सेशल्स के, डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी। तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है और खास बात है। चले आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ठीक है, प्रश्न में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आंसर क्या होगा? सेशल्स। तो 27 से 29 जून तक वो पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये सेशल्स की स्वतंत्रता दिवस की स्वर्ण जयंती थी, यानी 50वां वर्षगांठ थी। और इसी में मतलब सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने विशेष तौर पर निमंत्रण दिया था इनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न होगा कि एचडीएफसी के नए अंशकालिक अध्यक्ष यानी पार्ट टाइम चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार। एचडीएफसी बैंक है जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना, उसी ने ये फैसला किया 29 जून को। 3 साल का कार्यकाल होगा पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर, और उनको डायरेक्टर भी बनाया गया है, वो 4 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, पार्ट टाइम चेयरपर्सन 3 ही होंगे। ओके, 3 साल के। अच्छा, राजीव कुमार कौन है? तो ये आपको याद होगा ना, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये पूर्व वित्त सचिव भी हैं। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। ओके, तो एचडीएफसी के बारे में बात करें, पूरा नाम क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के नए डायरेक्टर कौन है, जिनकी नियुक्ति जून 2026 में हुई? आंसर होगा महेश दीक्षित। तो ये नियुक्ति की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसी के द्वारा 30 जून को। इससे पहले वो उसी के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर तैनात थे।
ये आईपीएस अधिकारी हैं 1993 बैच के, आंध्र प्रदेश कैडर के। ठीक है। अच्छा, जो ये पद होता है ना डायरेक्टरेट का आईबी में, वो टॉप पद होता है, सबसे ऊंचा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 138 साल पहले, 23 दिसंबर 1887 को, 1887 में। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय न्यायविद को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण यानी ITLOS यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी उसका जज चुना गया है? आंसर होगा डॉक्टर बिमल पटेल को। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का जो स्थायी मिशन है उसके द्वारा किया गया है, तो जज इनको चुना गया है इसका। अब ये होता क्या है ITLOS? देखिए, ये जो ना समुद्री विवादों को, डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1982 को, 1982 को। संयुक्त राष्ट्र का एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके तहत। हालांकि इसने औपचारिक रूप से काम 1994 से शुरू किया और इसको संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के तहत बनाया गया है, लेकिन इसको सीधे तौर पर इसको हम यूनाइटेड नेशंस की कोई एजेंसी नहीं कहेंगे। ठीक है, एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस की, एक स्वतंत्र संस्था है जिसके यूनाइटेड नेशंस के साथ गहरे संबंध हैं। इसका मुख्यालय हैम्बर्ग में है, यानी जर्मनी में। टोटल 21 स्वतंत्र जज होते हैं। दुनिया के अलग अलग जो जियोग्राफिकल जो एरियाज हैं वहाँ से ये चुने जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि GICRE यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? CMD। आंसर होगा हितेश जोशी। ठीक है, हितेश जोशी। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हितेश जोशी को ही जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसका CMD बनाया है। GICRE है क्या? देखिए, ये जो कंपनी है ना वो बीमा कंपनियों का बीमा करती है। ठीक है, RE का फुल फॉर्म होता है री इंश्योरेंस। दरअसल जब साधारण बीमा कंपनियां जैसे LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस वगैरह वगैरह ना लोगों को बड़ा बीमा देती है ना, तो उसका खुद का रिस्क बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और उसमें मतलब अब इन बीमा कंपनियों को राहत के तौर पर बड़ा फंड देना पड़ गया, मुआवजे के तौर पर, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। तो उस कंपनी का बीमा का काम ये काम करती है, तो मतलब बीमा कंपनी का बीमा करने का काम ये करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस फिनटेक कंपनी के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो क्रेड, CRED। देखिए, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म, तो उसी ने इनको नया ग्लोबल हेड या कहें CEO व्हाट्सएप का नियुक्त किया है। किसकी जगह ली है इन्होंने? विल कैथकार्ट की जगह ली है। विल कैथकार्ट जो है ना वो अब मेटा के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इनको क्यों लिया गया है। और एक और खास बात है कि मेटा ने क्रेड में 8,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है, 20% हिस्सेदारी ली है। टोटल वैल्यूएशन इस तरह से क्रेड की हो गई है $4.5 बिलियन। हालांकि क्रेड ने साफ किया है कि केवल वित्तीय निवेश है और इसमें क्रेड का जो डेटा है ना वो मेटा को नहीं मिलेगा और नहीं मेटा को इसके बोर्ड में कोई सीट दी जाएगी। अब सवाल होगा कि मेटा को कुणाल शाह, मतलब मेटा ने कुणाल शाह को क्यों चुना, व्हाट्सएप के CEO क्यों बनाया? दरअसल मार्क जुकरबर्ग जो है ना वो व्हाट्सएप को सिर्फ एक चैटिंग ऐप से आगे ले आकर सुपर ऐप बनाना चाहते हैं, जैसे चीन में वीचैट है। तो कुणाल शाह को चुनने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। एक तो पेमेंट और ई-कॉमर्स। व्हाट्सएप के पास दुनिया भर के 3 अरब से ज़्यादा यूजर्स हैं, लेकिन वह इससे फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह तगड़ी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप नहीं दे रहा है कमाई करके। तो कुणाल शाह के पास ना फ्री चार्ज और क्रेड सहित डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म को स्केल करने का बेहतरीन अनुभव है और वो अनुभव वहाँ पर वो व्हाट्सएप में भी करेंगे। अगले क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? आंसर का अशोक कुमार पांडा। ठीक है, तो सेल उसका स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया AI मिशन का CEO किसको बनाया गया है? सौरभ विजय। सौरभ विजय नाम याद आ रहा है? ये UIDAI के भी CEO हैं, तो साथ में इनको अब इंडिया AI का भी CEO नियुक्त कर दिया गया है।
ये आईएएस अधिकारी हैं 1998 बैच के, महाराष्ट्र कैडर के। तो इंडिया एआई मिशन क्या है? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 2024 में मार्च में, और ये भारत सरकार का ना 10,372 करोड़ रुपए का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक लीडर बनाना है। और ये मिशन भारत की जो विदेशी एआई तकनीक पर निर्भरता को कम करने और देश में ही एआई का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करने का एक बड़ा प्रयास है। इसके साथ प्रमुख स्तंभ है, जैसे कंप्यूटिंग पावर है, 10,000 से ज़्यादा जीपीयू के साथ सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। स्वदेशी नवाचार है, भारतीय भाषाओं और ज़रूरतों के अनुकूल एआई मॉडल बनाना, एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना। उसी के ज़रिए जैसे चैट जीपीटी है या डिपसीक है या जेमिनाई है, ये सब चलता है। डेटा सेट जैसे स्टार्टअप और रिसर्चर्स को ट्रेनिंग के लिए सरकारी डेटा उपलब्ध कराना, स्किल डेवलपमेंट करवाना, युवाओं को प्रशिक्षित करना, स्टार्टअप फाइनेंस करना, डीप टेक जो एआई स्टार्टअप हैं उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस देना, सुरक्षित एआई बनाना, एथिकल और सुरक्षित एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, एआई से जुड़े हुए एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में काम आ सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के 2026-27 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष कौन है? वो है आर मुकुंदन। टाटा केमिकल्स के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं, तो उन्होंने अब राजीव मेमानी की जगह ले ली है, तो अब आर मुकुंदन हो गए हैं। सीआईआई के बारे में आप जानते हैं, स्थापना हुई थी 1895 सॉरी 1895 को। तब इसको 5 इंजीनियरिंग फर्म कहा जाता था। बाद में 1992 में नाम इसका बदलकर सीआईआई कर दिया गया था। बहुत बड़ी संस्था है, 9,500 से ज़्यादा प्रत्यक्ष सदस्य हैं और अप्रत्यक्ष रूप से तो 3.5 लाख से ज़्यादा उद्यमी इससे जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी, फुल फॉर्म अंग्रेजी में कहेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। मई मतलब अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, कुछ वक्त पहले। 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। किसकी जगह उनको बनाया गया? प्रसून जोशी की जगह पर बनाया गया है। अब प्रसून जोशी को ना प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, शशि शेखर वेम्पति ना काफ़ी पहले प्रसार भारती के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, सीबीएफसी के बारे में जाने, पूरा नाम मैंने बताया भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ये काम करने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। काम है इसका फिल्मों की स्क्रीनिंग करना, सर्टिफिकेशन देना, काट छाट को सुझाव देना, और बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह वगैरह, वो सब इसके दायरे में नहीं आते हैं। वो अलग से डिजिटल मीडिया आचार संहिता है उसके तहत होता है। ठीक है, कई सारी श्रेणियां होती है, जैसे यू हो गया, जो बिना किसी रोक टोक के सभी आयु वर्ग के लिए फिल्में हैं। U7+ है, जो 7 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सलाह लेना जरूरी है। UA13+ है, उसमें 13 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए माता पिता की सलाह जरूरी होती है। US16 है, वही 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सलाह जरूरी है। और एक एडल्ट होता है जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क की फिल्म देख सकते हैं। और एक एस भी होता है जो कि विशेष दर्शकों के लिए होता है, स्पेशलाइज्ड, जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक वगैरह वगैरह के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? विपुल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अनुभवी राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पहले कतर में वो थे। अगला क्वेश्चन है, ओमान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? प्रशांत पीसे बने हैं, आईएफएस अधिकारी हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 वर्ष पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग का नया रिकॉर्ड बनाया लॉन्ग जंपिंग का? आंसर का एनसी सोजन। एनसी सोजन जो है ना, वो लॉन्ग जंपर खिलाड़ी हैं, केरल के त्रिशूर से आती हैं। तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसी में उन्होंने 6.88 मीटर की शानदार छलांग लगाई। और पिछले 22 सालों से जो रिकॉर्ड चल रहा था ना अंजू बॉबी जॉर्ज का 6.83 मीटर का, उसका मतलब उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, 2004 में वो रिकॉर्ड बना था एथेंस ओलंपिक में।
तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस टीम के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? आंसर है इंग्लैंड। वो इंग्लैंड पुरुष टेस्ट के कप्तान भी थे। 15 वर्षों का उनका अंतर्राष्ट्रीय शानदार करियर जो है ना इसी के साथ समाप्त हुआ है। आखिरी जो इंटरनेशनल मैच खेला उन्होंने इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है कि 6 फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने के वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 ईयर के हैं और अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फुटबॉल के इतिहास में पहले ही मतलब ऐसे खिलाड़ी बने हैं पहले जिन्होंने 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल किए हुए हैं और पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं वो। तो 2006, 10, 14, 18, 22, 26 इतने में उन्होंने शानदार गोल किया है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो लियोनेल मेसी सबसे अधिक 18 टोटल, मतलब जून तक की बात कर रहा हूँ मैं। लियोनेल मेसी ने जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस उसको पीछे छोड़ दिया उनको। अगला क्वेश्चन है कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? 12 सांसदों को चुना गया। 10 लोकसभा सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं। और इसके अलावा अगर सवाल हो कि कितने समितियों को, तो 4 समितियों को भी, अस्थायी समितियों को भी चुना गया है। संसद रत्न पुरस्कार जो है ना वो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसी के द्वारा दिया जाता है। 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर। कौन कौन विजेता हैं देख भी रहे हैं आप? जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, प्रवीण पटेल, विद्युत बरन महतो, लुम्बाराम चौधरी, डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा, स्मिता उदय वाघ, नरेश गणपत महास्के। ये सब तो लोकसभा के हैं और राज्यसभा के 2 हैं, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी और नरहरि अमीन। ठीक है, तो ये 12 सांसद होंगे, 2 राज्यसभा और बाकी 10 लोकसभा के। अच्छा, 4 और समितियों को भी दिया है अवार्ड। तो ये कृषि समिति है जिसके अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी है। वित्त समिति है जिसके अध्यक्ष भर्तहरि महताब हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति है, सप्त शंकर उलाका उसके अध्यक्ष हैं। और कोयला खान समिति अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अगला क्वेश्चन है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने ही इस दिवस की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन है कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको स्थापित किया हुआ, इस दिवस को 2017 में स्थापित किया था। 2018 से हर साल मनाया जाता है। एमएसएमई जो ना दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एक तरह से, भारत की भी। और इसको अलग अलग कैटेगरी में है। जैसे भारत में अगर कहेंगे तो एमएसएमई में क्या है, 3 चीजें होती है। एक सूक्ष्म हो गया, माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, सूक्ष्म यानी माइक्रो एंटरप्राइज है ना, उसमें निवेश की सीमा 2.5 करोड़ तक की होती है और टर्नओवर की जो अधिकतम सीमा है वो 10 करोड़ तक है। तो उसको सूक्ष्म यानी माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे। फिर लघु उद्योग हो गया, स्मॉल एंटरप्राइज, जो थोड़ा सा माइक्रो से बड़ा हो। इसमें निवेश की सीमा 25 करोड़ तक की होती है और टर्नओवर जो है ना वो सालाना वो करीब 100 करोड़ के आसपास का होता है। जैसे छोटी राइस मिल हो गया, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, छोटे गारमेंट जो मैन्युफैक्चर हो, स्थानीय लॉजिस्टिक कंपनियां हो गई, तो ये सब हो गया। फिर उससे जो बड़े होते हैं वो मीडियम एंटरप्राइज कहते आते हैं। और इसमें जो निवेश की जो सीमा है वो 125 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर सालाना 500 करोड़ तक का है। जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, आईटी फर्म्स हैं कुछ, वो सब। और मध्यम से भी बड़ी होती हैं जो बिग इंटरप्राइज कही जाती हैं, वो अलग हो गई। ठीक है, जैसे टाटा हो गया, ये सब हो गई, रिलायंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। दिवस है इस बार की प्रशासनिक डाटा की क्षमता को अनलॉक करना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 29 जून को। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिवस घोषित किया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है और थीम है इस बार की मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें। ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। क्यों? तो एस्टेरॉयड और उसके जो प्रभाव हैं, उसके संभावित जो खतरे हैं, उसकी जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही घोषित है। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? देखिए, छोटे मतलब चट्टान टाइप के पिंड होते हैं जो हमेशा सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, और आमतौर पर ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है ना हमारा, उसमें हजारों की संख्या में एस्टेरॉयड मौजूद हैं। एस्टेरॉयड जब तक अंतरिक्ष में रहता है उसको एस्टेरॉयड कहते हैं, जैसे लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसको मीटियोरॉयड कहा जाता है। अच्छा, 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में एक मीटेरॉइड टकराया था। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था तुंगस्का रिवर के पास में, और आसमान में ही आग का गोला बन गया था, हवा में ही फट गया था। और ये जो जब गिरा तो उस समय इसकी एनर्जी कितनी थी? जापान में जो हिरोशिमा में एटॉमिक बम फटा था ना, उसका 185 गुना ज़्यादा, 185 टाइम्स ज़्यादा। और इसकी वजह से 1908 में क्या हुआ, साइबेरिया के 2000 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल नष्ट हो गया था। बहुत बड़े इलाके में जंगल जल गया था। 8 करोड़ पेड़ गिर गए थे या समतल हो गए थे, धरती कांप उठी थी। 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया था, इतना कंपन हुआ था। 500 किलोमीटर दूर तक हलचल हुई थी। तो इसी को देखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत में उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह या मीटेरॉइड से कोई झील बनी हुई? हाँ, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है, लोनार झील कहते हैं उसको। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।